नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से लाइफ विद लक्ष्मीकांत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शहरनामा जबलपुर की ओर आपको लिए चलता हूँ। लेखक दिनेश चौधरी की कहानी कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली के जरिए। समय सबसे काबिल और हुनरमंद कारीगर होता है जो शहरों को तामीर करता चलता है। वैसे ही जैसे इंसानों को ख्वाब बुनने की आदत होती है, जैसे इन ख्वाबों की कोई शक्ल नहीं हुआ करती, वक्त के पास अपने काम की कोई सूरत नहीं होती। होती तो सारे शहर एक से होते। शहरों को गढ़ते हुए वक्त ने किसी मास्टर प्लान की मदद ली होती तो दुनिया एक जैसी और बड़ी बेरंग सी हो जाती। गुजरे हुए वक्त ने शहर जबलपुर को अपने हाथों से अपने अंदाज में गढ़ा है और उसकी मदद करने के लिए कभी कलचुरी आए, कभी गोंड, तो कभी फिरंगी। बीच में बहुत थोड़े अरसे के लिए मराठे भी चले आए। शहर के बनने बसने के कुल 3 पायदान हैं। पहला पायदान आज से कई 100 साल पहले, बहुत पहले 8वीं सदी में दिखाई पड़ता है। इतने अरसे में चीज़ें धुंधला जाती हैं, धूल की मोटी परत चढ़ जाती है और फिजा में धुआं धुआं सा तारी हो जाता है। किस्सागो के पास जादुई शीशा होता है। वह शीशे पर सफ़ेद कपड़ा फेरता है और सब साफ साफ दिखने लगता है। कलचुरियों की मुख्य 3 शाखाएं रहीं। पहली शाखा नर्मदा किनारे महेश्वर में, जहां इसका जन्म हुआ। दूसरी शाखा उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के पार और तीसरी शाखा इधर जबलपुर के प्राचीन ग्राम तेवर में। तेवर का ही पुराना नाम त्रिपुरी था, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका उल्लेख पुराणों ग्रंथों में मिलता है और इसे बहुचर्चित सुर असुर संग्राम से जोड़कर देखा जाता है। इतिहासकार इसे आर्य और आर्येतर जातियों के संघर्ष के रूप में देखते हैं। यह वही त्रिपुरी है जिसके नाम पर 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ और जिसमें गांधी जी के प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए थे। यही त्रिपुरी 8वीं सदी में कलचुरियों की राजधानी बनी और कोई नगर राजधानी बन जाए तो उसका वैभव बढ़ता ही है। जैसे आजकल कोई शहर राजधानी बन जाए तो वहाँ रियल एस्टेट के दाम बढ़ जाते हैं। यह त्रिपुरी में खुदाई से मिले अवशेषों से यह माना जा सकता है कि इस शहर की नींव कोई 3000 साल पहले ही पड़ चुकी थी। कलचुरियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने अपना संवत चलाया। इतिहासविद प्रोफेसर आर.के. शर्मा कहते हैं कि यह तभी संभव होता है जब कोई राजवंश न केवल दिग्विजयी हो बल्कि उसका शासन बहुत लंबे समय तक चले। उन्होंने कोई 700-800 सालों तक इस क्षेत्र में एक छत्र राज्य किया तो जाहिर है कि उनकी वंशावली भी बहुत लंबी चौड़ी होगी। इन सबका जिक्र यहाँ किया जाए तो आप अतीत की एक ऐसी भूल भुलैया में फंस जाएंगे जहाँ से निकलने का कोई रास्ता सूझेगा नहीं। इसलिए भलाई इसी में है कि इनके 1-2 प्रतापी राजाओं के थोड़े दिलचस्प किस्सों के साथ अपने मूल विषय पर लौटा जाए, जो जबलपुर के नगरीकरण की पहली सीढ़ी बनती है। कलचुरियों के पहले राजा वामदेव हैं। यहाँ कलचुरी वंश की स्थापना का श्रेय उन्हीं के नाम है। इसीलिए यहाँ जो भी ताम्रपत्र, शिलालेख आदि मिलते हैं, उनकी शुरुआत ही वामदेव की स्तुति के साथ होती है। आगे चलकर इस वंश में 2 प्रतापी राजा हुए, एक गांगेय देव और दूसरा उनका पुत्र कर्णदेव। गांगेय देव बहुत शक्तिशाली राजा थे। अपने साम्राज्य का दूर तक विस्तार कर लिया था। 10वीं सदी में जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमले किए थे, उसके साथ अलबरूनी भी था। वह इतिहासकार था। अलबरूनी ने अपनी किताब भारतवर्ष का भौगोलिक इतिहास में गंगेय देव का जिक्र बेहद शक्तिशाली राजा के रूप में किया है। गौरतलब है कि गजनवी सोमनाथ से आगे बढ़कर उत्तर के कुछ इलाकों में भी गया, पर गांगेय देव को छेड़ने का साहस नहीं कर पाया था। तब मालवा में परमारों का राज था। धार के राजा भोज को तो सब जानते ही हैं। शक्तिशाली होने के साथ साथ विद्वान भी थे।
उनकी कई गाथाएं, कई कथाएं लोगों की जुबान पर रहती हैं। गांगी देव की राजा भोज से मित्रता रही। बाद में न जाने क्या हुआ कि उन्होंने धार पर ही धावा बोल दिया। मुंह की खानी पड़ी। इस हमले में गांगेय देव की हार हुई। साथ में चालुक्य नरेश तैलंग भी थे। लोगों ने कहना शुरू किया, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंग तैलंग। लोगों ने कहना शुरू किया, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंग तैलंग। यही आगे चलकर गंगू तेली हो गया। इतिहास बहुत क्रूर और निर्मम होता है। इतिहास बहुत क्रूर और निर्मम होता है। चढ़ते सूरज को सलाम करता है। वह आज जिसे सिर पर बिठाता है, कल उसे ही कोई लिहाज किए बगैर हाशिए पर फेंक देता है। ये बात और है कि बहुत से प्रतापी लोग इस आसान बात को मुश्किल से भी समझ नहीं पाते या समझना नहीं चाहते। गांगेय देव को ग्लानि हुई। वे अपनी उपराजधानी प्रयाग चले गए, देह त्याग दिया। गांगेय देव चले गए, कहावत रह गई। उनकी 100 रानियों ने भी उनके पीछे प्राण त्याग दिए, जैसा कि हिंदी सिनेमा में भी होता है। गांगेय देव का पुत्र कर्णदेव बदले की आग में जल रहा था। उसने अपनी शक्ति को फिर से संगठित किया। उत्तर और दक्षिण भारत के राजाओं के साथ एक संघ बनाया। गुजरात के राजा जयसिंह सिद्धराज को भी साथ लिया और धार पर धावा बोल दिया। कर्णदेव ने इस युद्ध में राजा भोज को पराजित किया और अपने पिता के अपमान का बदला लिया। राजा भोज का रत्न जड़ित सोने का सिंहासन धार से तेवर पहुंच गया। कर्ण बहुत शक्तिशाली हो चुका था। उसने पूर्व समझौते के मुताबिक युद्ध से जीती हुई संपत्ति को बांटने से इनकार कर दिया। कर्ण की पहुंच उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में केरल और पूर्व में उड़ीसा बंगाल तक रही। उधर राजा जयसिंह सिद्धराज वादा खिलाफी से कर्ण से खफा थे। एक बार जब कर्ण बंगाल में व्यस्त था, जयसिंह ने धार में धावा बोल दिया। जब तक कर्ण आकर मामले को संभाले, देर हो चुकी थी। कर्ण को लौटकर वापस तेवर में शरण लेनी पड़ी। बाकी लोगों ने उसे यहाँ भी घेर लिया। सोने का सिंहासन जयसिंह ने ले लिया। कर्ण को इस शर्त पर बख्शा गया कि वह राजपाट अपने पुत्र यशकर्ण को सौंप दे। यशकर्ण की रुचि मदिरा में ज़्यादा थी। आगे वह कलचुरियों की विरासत को संभाल नहीं सका और 14वीं सदी में तेवर में यह राजवंश समाप्त प्राय हो गया। हालांकि इस आपाधापी में जबलपुर के नगरीकरण का एक अध्याय पूर्ण हो चुका था और यह पश्चिम दिशा से प्रारंभ हुआ। जबलपुर में अत्यंत प्राचीन मंदिर, पुरातात्विक अवशेष, पुरानी मूर्तियां आदि जो कुछ भी मिलते हैं वे इसी पश्चिमी भाग में मिलते हैं। मंदिरों का वास्तुशिल्प भी उसी काल का और वो शिखर वाले हैं। बीते हुए समय के साथ एक बड़ा हादसा भी हुआ। कहना मुश्किल है कि यह मूर्खता जानबूझकर की गई या अनजाने में हो गई। हावड़ा मुंबई रेल मार्ग के निर्माण का काम चल रहा था। जबलपुर स्टेशन के निर्माण का काम पूरा हो गया था। इसका शिलान्यास ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग ने किया। उधर विक्रमपुर में नर्मदा पुल के लिए शिला स्तंभों की जरूरत थी। पास में कर्ण बेल का टीला था। कर्णदेव शिव भक्त था। पूजा के लिए उसने बहुत से बेल के पेड़ लगाए थे, इसलिए इस टीले का नाम कर्ण बेल पड़ा। यहाँ कलचुरी काल के बेशकीमती महल मंदिरों के अवशेष थे। पता नहीं किसने यह सलाह दी कि पुल बनाने के लिए पत्थरों को ढूंढने तराशने की क्या जरूरत है। कर्ण बेल टीले से तैयार माल उठा लिया जाए। यह काम कुछ वैसा ही था जैसे घर में पड़े टूटे बर्तनों की झलाई के लिए सोने के जेवरों को गला दिया जाए। कर्ण बेल से लेकर विक्रमपुर तक रेल पात बिछाई गई और बहुमूल्य धरोहर वाले स्तंभों को पुल बनाने में खपा दिया गया। इन स्तंभों अवशेषों के अब छाया चित्र भी उपलब्ध नहीं हैं। अलबत्ता मेजर जनरल कनिंघम ने अपने जिस सहायक को पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए तेवर भेजा था, उसने इसके रेखा चित्र बना लिए थे, जो पुरा अभिलेखों में अब भी दर्ज है। कलचुरियों की जो सबसे बड़ी धरोहर जबलपुर में मौजूद है वह 64 योगिनी मंदिर है। यह मंदिर भारत में और भी कई जगहों पर है। यहाँ का मंदिर आकार प्रकार में सबसे बड़ा है और मंदिर में 64 की जगह 81 योगिनियों की मूर्ति है। जैसे इन दिनों निजी, सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अलग अलग होते हैं, उन दिनों मंदिर भी अलग अलग क्षेत्रों के भिन्न होते थे। जब कोई 64 योगिनी मंदिर सामान्य जन द्वारा बनाया जाए तो उसमें योगिनियों की मूर्ति की संख्या 64 ही होती थी। यही मंदिर जब कोई राजा बनवाए तो उनकी संख्या बढ़कर 81 हो जाती थी। यह मंदिर कर्णदेव के पूर्ववर्ती राजा यशराज ने बनवाया था। मंदिर की खोज ब्रिटिश काल में हुई।
मूर्तियों को कई बार नए सिरे से व्यवस्थित किया, इसलिए कहना मुश्किल है कि मूल रूप में उनका स्थान क्या था। जबलपुर के शहरीकरण का सूरज पश्चिम दिशा से उगता है। यह पहले पश्चिम में तेवर या त्रिपुरी में आबाद होता है, फिर पूर्व की ओर खिसकता है। गोंडों की राजधानी गढ़ा कटंगा थी। यहाँ मंदिरों की वास्तुकला बदल जाती है। जो भी मंदिर हैं उनमें गुंबद या डोम देखे जा सकते हैं। यह मुगलों से प्रभावित मध्यकालीन वास्तुकला है। तेवर के मंदिर मंडप व शिखर वाले हैं, तो गढ़ा के गुंबद वाले। गोंडों का आगमन कलचुरियों के बाद होता है। त्रिपुरी एक अच्छा खासा बसा बसाया नगर है। खुदाई से मिले अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ का नगरीय विकास मोहनजोदड़ो से कोई कम नहीं रहा होगा। फिर क्या कारण है कि गोंड अपनी राजधानी के लिए एक बसे बसाए नगर को छोड़कर गढ़ा को चुनते हैं, जो तब अच्छा खासा जंगल रहा होगा। शेरों की उपस्थिति के संकेत यहाँ 17वीं 18वीं सदी तक मिलते हैं। यह इलाका कलचुरियों का शिकारगाह रहा। आखेट वे यही करते थे। शेर की जगह फूड चेन में सबसे ऊपर होती है। शेरों का होना, घने जंगलों का होना है। इन हालात में गोंडों के स्थान चयन के पीछे 2-3 कारण समझ में आते हैं। एक तो यह कि कलचुरियों का जैसा वैभव रहा था तो उनका नगर उबड़ खाबड़ न होकर सपाट मैदानी रहा होगा। यहाँ सुरक्षा के लिए एक बड़ी सेना की जरूरत रही होगी। इसके बरक्स घने जंगल, पहाड़, दलदल व खाई वाला क्षेत्र सामरिक दृष्टि से सर्वथा उपयुक्त माना गया होगा। फिर जंगल से गोंडों का स्वाभाविक लगाव भी एक कारण रहा होगा। गोंडों ने अपनी प्रजा को जो दिया वो अमूमन दूसरे शासक नहीं देते। दीगर राजा वैभवशाली महल, मकबरे और मीनारें गढ़ते रहे। इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ उनके रसूख से होता आया है। गोंडों की दृष्टि भिन्न थी। उनकी प्रजा निरीह प्रजा नहीं थी। कहा जाता है कि वे अपने कर स्वर्ण के रूप में चुकाते थे। संपन्नता सिर्फ राज्य की नहीं थी, आम लोगों की भी थी। ऐसी संपन्नता जनवादी दृष्टिकोण के बगैर कतई संभव नहीं थी। जबलपुर में बनाए गए 52 तालाबों को इसी दृष्टिकोण से जोड़कर देखा जाना चाहिए। ये तालाब आज भी खड़े हैं और तब भी खड़े थे। ये बात और है कि नए जमाने की विकास की मारामारी ने इनमें से बहुतों को पाट कर धर दिया। गोंडों के ख्यालात रहीम से मिलते जुलते थे। उन्हें पता था कि पानी के बगैर सब सूना होता है और मोती, मानुस, चून को उबारने के लिए इसकी सख्त ज़रूरत होती है। वे न तो पानी को बर्बाद होते हुए देख सकते थे, न पानी को इस बात की इजाज़त दे सकते थे कि वह किसी किस्म की बर्बादी फैलाए। उन्हें सूखा व बाढ़ दोनों की फिक्र थी। इसी की फिक्र में उन्होंने दुनिया के सामने एक ऐसे नगर का उदाहरण रखा जिसके पास अपनी बेहतरीन जल प्रबंधन व्यवस्था थी। उन्होंने सिर्फ बड़े तालाब नहीं बनवाए, छोटी छोटी तलैया भी बनवाई। इनकी संख्या कोई 128 के आसपास बताई जाती है। भूविज्ञानी प्रोफेसर विजय कुमार खन्ना कहते हैं कि इस विषय को लेकर गोंडों की समझ गजब की थी। उन्होंने जिन स्थानों पर तालाब बनवाए उनका चयन बुद्धिमानी से भरा हुआ था। इन स्थानों पर अपचयित वेदर्ड ग्रेनाइट की भरमार थी जो पानी को रोके रखने में बड़ी मदद करता है। फिर ताल के भर जाने पर अतिरिक्त जल के बहाव की दिशा देने का भी प्रश्न था। गगरी आधी होने पर छलकती है और ताल तलैया पूरी होने पर। उन्होंने जगह ऐसी चुनी कि एक ताल भर जाए तो छलकता हुआ पानी अपने आप दूसरे में चला जाए। मिसाल के तौर पर कोला ताल और महाराज ताल मदन महल की पहाड़ियों पर है। यहाँ पानी भर जाए तो वह देवताल चला आता था। देवताल का पानी सुपा ताल में और सुपा ताल का पानी गंगा सागर में। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संजय तिगनाथ के पास एक दूसरी कथा है। यह एक ऐसी नदी की कथा है जो वक्त के साथ और भौगोलिक कारणों से सूख जाती है, पर नदी अगर सूख भी जाए तो वह अपनी तरलता तो नहीं खो देगी। जैसे पथराई हुई आंखें भी आड़े वक्त के लिए थोड़ी नमी बचाकर रख लेती हैं। रानी दुर्गावती ने तालाबों के निर्माण के लिए उस समय के एक भूजल विज्ञानी पणिक्कर की मदद ली थी। पणिक्कर एक ऐसी नहर का जिक्र करते हैं जो जमीन के अंदर बह रही है। आजकल इस तरह के अंडर करंट का जिक्र तब होता है जब कोई सियासी पार्टी अंदाजों से उलट चुनाव हार जाती है। प्रोफेसर तिगनाथ इस अंदरूनी लहर को एक सूखी हुई नदी बताते हैं। 1000वीं सदी में यह एक ऐसी नदी की कथा है जो मर रही थी, डूब रही थी, खुद अपने ही रास्ते को पूर रही थी, पाट रही थी। पूरती हुई नदी बारिशों की बाढ़ लेकर आती है। जब नदी का अवसादन होता है, इसका आयतन घटता है तो पानी बेतरफ फैलने लगता है। यह कहीं गीला, कहीं उथला, कहीं दलदली तो कहीं सूखे क्षेत्र बनाता चलता है। कहीं कहीं खूब लंबी घास उगाया करती है।
मरती हुई नदी छोटे छोटे तालाब भी बनाती चलती है, जैसे इस फानी दुनिया में अपनी निशानी छोड़कर जा रही हो। यह नदी आधार ताल से होकर आ रही है और गढ़ा व मेडिकल के रास्ते तिलवारा के आसपास कहीं नर्मदा में जा मिलती है। वह पूर्व में कभी विसर्पण भी करती थी और भूगर्भीय हलचल के कारण सर्पिलाकार रास्ते को त्याग कर सीधे बहने लगती है। जबलपुर की सीमा में पाटन मार्ग के पास एक ऐसी जगह है जिसे सूखा कहा जाता है। यह इसी सर्पिलाकार रास्ते में आता रहा होगा। पणिकर ने इन रास्तों का नक्शा तैयार किया। वह रास्ता भी जो नदी त्याग चुकी थी और वह भी जिसमें एक अंतर्धारा थी। तालाबों की खुदाई इसी रास्ते में भिन्न भिन्न स्थानों पर हुई ताकि उनकी चार्जिंग बारिश के अलावा भी दीगर मौसमों में कुदरती ढंग से हो सके। प्रोफेसर तिगनाथ इसे अपनी एक भूवैज्ञानिक स्थापना बताते हैं जिसकी ऐतिहासिक सच्चाई आगे किसी गंभीर शोध से ही साबित की जा सकती है। शहरीकरण के तीसरे चरण में फिरंगियों का आगमन होता है। गोंड और फिरंगियों के बीच के संक्रमण काल में मराठे भी हैं जो लॉर्डगंज थाना क्षेत्र में जब्बलगढ़ बसाते हैं। कमानिया गेट भी इन्हीं की देन है जिसे कांग्रेस के ऐतिहासिक त्रिपुरी अधिवेशन के दौरान स्मारक का रूप दिया गया। फिरंगियों द्वारा नगर का विस्तार पूर्व में सदर की ओर होता है। यहाँ उस समय गोरों का एक बाजार भी हुआ करता था जिसे अब भी गोरा बाजार कहा जाता है। वे यहाँ छावनी बनाते हैं जहाँ कभी पान के बजरे हुआ करते थे। यहाँ का मौसम फिरंगियों के अनुकूल था। मध्य भाग में होने के कारण यह इलाका आयुध निर्माण के लिए भी उपयुक्त समझा गया। छावनी बनने के बाद एक एक कर टाउन बनते चले गए। सिविल लाइंस भी बना। यह इलाका अंग्रेजों ने बसाया तो उनकी छाप यहाँ की इमारतों में भी दिखाई देती है। यहाँ प्राचीन मंदिर नहीं है, स्कूल और चर्च हैं। यहाँ की वास्तुकला ब्रिटिश और रोम वास्तुकला से प्रभावित है, जहाँ इमारतों में बड़े बड़े स्तंभ होते हैं। यह शहर जो कुदरती कारणों से बीती हुए दिनों में निहायत खूबसूरत रहा, अब प्रशासनिक वजहों से स्मार्ट हो चला है। ऐसे शहरों में चमक और चकाचौंध इतनी होती है जो खुली आंखों को भी बंद कर देती है। इसके बरक्स उम्मीद की जानी चाहिए कि यह अपनी उस खूबसूरती को बचा कर रख सकेगा जिसे सिर्फ और सिर्फ कुदरत ही अता कर सकती है। यह सुंदरता भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक होती है और उन आँखों से भी दिखाई पड़ जाती है जिन्हें हम मूंदे हुए होते हैं। साथियों, इस किस्से के माध्यम से आपको जबलपुर के इतिहास के बारे में कुछ नई जानकारियाँ मिली होंगी। अगले हफ्ते किसी और एक एपिसोड में हम शहरनामा जबलपुर के अन्य आयामों से आपका परिचय कराएंगे। तब तक आप यूट्यूब चैनल लाइव विद लक्ष्मीकांत को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही अपने बहुमूल्य सुझावों से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद कीजिए। शुभ रात्रि, धन्यवाद।